नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत बंदन आपका आप सबके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। कैसा लग रहा है आपको वंदे भारत के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, क्या वो आप लोगों को समझ में आता है? अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताया करें कि आपको कौन सी चीज़ में कहाँ पर डाउट होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे चैनल पर राजनीति विज्ञान की सीरीज़ चल रही है और उस राजनीति विज्ञान की सीरीज़ में हम संविधान को पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने संविधान की अर्थ परिभाषा एवं उसके महत्व से लेकर नवीनतम संवैधानिक संशोधन तक कई भागों के अंतर्गत संविधान को पढ़ा और कुल मिलाकर हमने 7 भागों के अंतर्गत क्या है संविधान की चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। और मौलिक अधिकार भी जो है ये हमारे भारतीय संविधान का ही क्या है एक अभिन्न अंग है। अब अगर उनको संविधान में जोड़ दें तो संविधान और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसे में क्या है, संविधान से हटकर हम मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है ये अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और राजनीति विज्ञान के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्या है मौलिक अधिकार जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में तो मौलिक अधिकारों से क्या है, ना केवल आपके किसी जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो यूपीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एमपीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका प्री का एग्ज़ाम हो, या फिर चाहे वो आपका मेंस का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन या तो ओटीपी वाइज आता है या फिर मौलिक अधिकारों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखने के लिए आ जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में जानने से पहले सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। पहला प्रश्न यही बनता है कि मौलिक अधिकार जो है वो आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, मौलिक अधिकार हम उन अधिकारों को कहते हैं जिनका मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता हो। ऐसे अधिकारों को क्या है हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मीन्स जिन अधिकारों का संबंध मनुष्य के मूलभूत मौलिक विकास से हो, ऐसे अधिकार को क्या है हम मौलिक अधिकार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, जिन अधिकारों के अभाव में मनुष्य की जीवन की कल्पना उतनी ही असंभव हो जाए जिस प्रकार एक बिना प्राण के शरीर की हो जाती है, तो उसी अधिकार को हम क्या है मौलिक अधिकार कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मौलिक अधिकार किसको कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 2 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में कि बताइए मौलिक अधिकार कैसे कहते हैं, तो जो अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं या जिनके अभाव में मनुष्य का विकासशील जीवन खतरे में पड़ जाता है, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये आप लिखकर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो हमारे भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या है मौलिक अधिकारों को लिया गया है। कभी कभी 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। एक एक चीज़ जो यहाँ पर आपके लिए लिखिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपके एग्जाम में पूछी गई चीज़ें हैं जो कि पहले पूछ भी ली गई हैं और आगे आ भी सकती हैं और अभी भी किसी न किसी एग्जाम में आ ही रही हैं। तो हर एक चीज़ को क्या है ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है, और कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है। अब देखिए, चूंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यही कारण है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को
कुछ अन्य उपमाएं भी दी जाती हैं, मीन्स इसके कुछ और नाम भी हैं। क्या? जैसे कि भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र या फिर मूल अधिकारों का जन्मदाता। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? मौलिक अधिकारों का क्या है? वर्णन है। और जिस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है उसको भारत का मैग्ना कार्टा या मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब उठाई गई। ये भी काफी आईएमपी आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों की मांग 1931 में उठाई गई थी। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की मांग कब उठाई गई थी? 1931 में उठाई गई थी। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके द्वारा उठाई गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उठाई गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग 1931 में सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उठाई गई थी। और इसका प्रारूप जो है, मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप है वो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। तो दोनों ही बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उठाई गई थी। और मौलिक अधिकारों का प्रारूप जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। अच्छा, आप सबको मैं इतने सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी? 7 थी और अब कितनी हो गई हैं? 6 हो गई हैं। अच्छा, किस अधिकार को हटाया गया है? ठीक है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? कब हटाया गया है? अगर आपने इससे पहले के वीडियोस में देखा हो तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में। तो पहले नंबर पर आता है हमारा समता या समानता का अधिकार। अब समता या समानता का अधिकार, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो समता या समानता का जो अधिकार है ये सभी नागरिकों के मध्य एक समान भाव क्या करता है? स्थापित करता है, या समानता का क्या है? भाव स्थापित करता है। समता या समानता के भाव समता या समानता का जो अधिकार है वह इस बात की ओर क्या करता है? संकेत करता है कि सभी नागरिक क्या है? समान हैं। सभी नागरिक के साथ सामाजिक या किसी अन्य प्रकार का कोई भेदभाव हमारे देश में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो समता या समानता का जो अधिकार है इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। याद रखिएगा, कब से लेकर कब तक है? किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 14-18 तक। एक एक चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 14 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 14 में बात की गई है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति क्या है? कानून के समक्ष क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की क्या है? कोई भी असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15। ठीक है, फिर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किए गए भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर या उसकी नस्ल के आधार पर, जैसे कि काला, गोरा, मोटा, पतला, ठीक है, या अपंग वगैरह ऐसा कुछ, या फिर उसकी जाति के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह, या उसकी लिंग के आधार पर लड़का लड़की वगैरह, या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है, तो ये जो भेदभाव जो कर रहा है व्यक्ति, उसके द्वारा किए गए भेदभाव को एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। और इस दंडात्मक अपराध की क्या है? भारतीय संविधान या जो भारतीय न्यायपालिका है उसके द्वारा क्या है?
सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है, और अगर वो अपील सही साबित हुई तो उसको क्या है, जेल हो सकती है या किसी भी प्रकार का कानून उसको क्या है, सजा दे सकता है। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी कि राज्य सरकार के अधीन और केंद्र सरकार के अधीन जितने भी शासकीय पद होते हैं, जैसे कि कलेक्टर, पटवारी इत्यादि जो भी शासकीय पद हैं, उन सभी शासकीय पदों पर काम करने की सभी लोगों को क्या है, समानता होनी चाहिए। सभी के पास क्या है, समान अवसर होने चाहिए। ये नहीं कि आप फिल्म तो देखे हुए, वो कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य है उसको क्या है, अवसर मिलना चाहिए, और अवसर क्या है, सभी लोगों के मध्य समानता में वितरित होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा या फिर किसी के पास कम हो। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये वाली बात की जाती है कि अगर भी किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत का व्यवहार किया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, ये धाराएं नहीं है, इनमें केवल बात की गई है। धाराओं के अंतर्गत क्या होता है, मनुष्य को सजा होती है, जबकि अनुच्छेदों में क्या है, सिर्फ बात की जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, यानी कि सेना या विधि सम्मत। अब सेना के द्वारा कोई उपाधि दी जा रही है, मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर, ठीक है, या जो भी सेना की उपाधियां होती हैं, या कोई विधि सम्मत उपाधि मीन्स डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, ठीक है, या फिर कोई भी व्यक्ति हुआ तो क्या है, प्रोफेसर हुआ। तो अब जानवी ने मेहनत करी है तो तभी तो बना है, अपन उनसे उसकी वो उपाधि थोड़ी छीनेंगे। अरे उसी उपाधि के लिए तो उसने मेहनत की है, तभी तो जाके प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर कहला रहा है। तो ऐसी उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से, ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से क्या है, किसी भी देश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से किसी भी देश से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो फिर क्या है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो हुआ मौलिक अधिकारों का क्या, इंट्रोडक्शन। मौलिक अधिकारों में से जो समता या समानता का अधिकार है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक फैक्ट आपसे कभी ना कभी पूछा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे अधिकार के बारे में। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का मतलब तो आप सभी को पता ही होता है कि स्वतंत्रता मीन्स होता है आज़ादी, किसी भी प्रकार के कार्य को करने की आज़ादी, जैसे कि किसी भी जगह पर शामिल होने की आज़ादी, कहीं पर भी घूमने फिरने की आज़ादी, या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपना विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अभी आपने समता या समानता के अधिकार में पढ़ा कि उसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अब अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तो ये भी क्या है, आपका IMP क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। और समता या समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है, इसके मूलभूत भाग में क्या था, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब ये स्वतंत्रता केवल 6 प्रकार की रह गई है। ठीक है, तो पहले नंबर पे देखिए भाग अनुच्छेद 19 का भाग है, या अनुच्छेद 19 का सेक्शन ए, सेक्शन कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 का सेक्शन ए, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता मीन्स कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी विचार अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है,
विशेष तौर पर क्या है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अब आपको पता भी है कि कोई भी पत्रकार लोग जो हैं ये किसी भी प्रकार के इंक्वायरी के लिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई सवाल कर सकते हैं, उन्हें इस कार्य हेतु किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद आता है फिर देखिए बी नंबर का। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गया, रह गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का सेक्शन बी। इसमें क्या क्या गया है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी क्या हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। अगर आप हथियारों के साथ एकत्रित होंगे तो लोग आपको अलगाववादी, आतंकवादी या दंगाई व्यक्ति मान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 का सेक्शन सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपका जो समाज है या आपका जो भी कैटेगरी है उसकी रक्षा के लिए आप कोई भी समूह या संघ बना सकते हो, जैसे कि राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, भीम आर्मी वगैरह, आपने सुना भी होगा। ठीक है, देन अनुच्छेद 19 का सेक्शन डी, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी क्षेत्र में आ सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अनुच्छेद 19 का सेक्शन ई, देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हो, वहाँ पर बस सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। क्यों भाई? क्योंकि एक समय पहले क्या था, जम्मू कश्मीर जो था अनुच्छेद 370 के तहत भारत का एक विशिष्ट राज्य था और उसकी गणना भारत से अलग की जाती थी, वहाँ पर अपना एक अलग संविधान था। अब आप सब लोगों को पता ही है कि अभी जम्मू कश्मीर भी क्या है, भारतीय साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो ये वाली बात हट चुकी होगी अब तो। फिर आता है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटा दिया गया था। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं कि पहले क्या था, भारतीय संविधान के मूल भाग में कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में अब 6 हो चुकी हैं, क्योंकि संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है अनुच्छेद 19 का सेक्शन जी, कोई भी व्यापार तथा जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब कोई भी व्यक्ति क्या है, अपने जीवन के निर्वाह हेतु किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, किसी भी प्रकार की जीविका का क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। ठीक है, अब आप लोग इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए कई स्थान पर क्या होता है, नॉन वेजिटेबल फूड्स की क्या होती हैं, शॉप होती हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, उनको ये नॉन वेजिटेबल फूड देखकर बड़ा ही बेकार फील होता है। ऐसे में क्या है, हम उन लोगों को रोक टोक नहीं सकते, क्योंकि उनको इस बात की क्या है, स्वतंत्रता है। वो अपने जीवन के निर्वाह हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार क्या है कर सकते हैं, या अपनी जीवन को जीने होते किसी भी प्रकार की जीविका को चुन सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 20 में लिखा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, या अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण में। देखिए इसका मतलब क्या है, आप मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई गलत काम कर दिया, आपने क्या कर दिया, कोई अपराध कर दिया। अब क्या है, वो आपका अपराध क्या है, सिद्ध हो जाता है। अब जब वो आपका अपराध सिद्ध हो जाएगा तो आपको क्या है, 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। कौन कौन सी? पहली तो आपने अपराध एक बार किया है, तो एक बार के अपराध के लिए आपको एक बार ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपराध किया और बार बार सज़ा मिलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे नंबर की, अपराध के समय जो कानून है, ठीक है, उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले या बाद के कानून के तहत क्या है, सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए पहले के समय में क्या था, चोरी करने वाले लोगों के हाथ काट दिए जाते थे। वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करे तो उसके हाथ काट दो। अगर पुलिस ऐसा कर सकती है तो पुलिस के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है। फिर आता है तीसरे नंबर की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति हो, उसे खुद के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए आप प्रेशर नहीं डाल सकते। कई बार ऐसा होता है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो व्यक्ति केस करता है वही बाद में मुकर जाता है और कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं है, तो डर से कहता है,
सामने वाला उसको डराता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये है आपका क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छे से आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें ये देख लीजिएगा कि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। फिर 19 का सेक्शन ए जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन है। फिर सेक्शन सी संघ बनाने की स्वतंत्रता। सेक्शन बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों की एकत्रित होने की स्वतंत्रता। ठीक है। इसके बाद देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता सेक्शन ए के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इम्पोर्टेंट है डी, सेक्शन डी, देश के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हो। एफ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसके बाद सेक्शन जी, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी व्यापार तथा जीविका क्या है, आप अपने जीवन के निर्वाह हेतु चयन कर सकते हो या चला सकते हो। ठीक है। फिर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण में, अपराध होता है तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि बाद के या पहले के कानून के तहत। और किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले लिए। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 के बारे में बात करी थी, जो कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 जो है वो हमारे रह गए हैं, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है। देखिए, इसका कहना ये है अनुच्छेद 21 का कि आप किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन जीने या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की क्या है कोई बाधा डाल नहीं सकते। ठीक है। या अपने हिसाब से जीने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोई व्यक्ति है वो पारंपरिक कपड़े पहने या विदेशी कपड़े पहने या किसी भी प्रकार का परिवेश रखे, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि भैया ऐसा फिर बाल बढ़ा के जा, दाढ़ी बना के जा, फलाना ठिकाना। उसकी मर्जी है वो जो कुछ भी पहने। ठीक है। सीधा सा मतलब उसका यही है और कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का का सेक्शन। तो अनुच्छेद 21 का जो का सेक्शन है उसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं जो कि गरीब पिछड़े वर्ग के हैं या आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या है सरकार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है। और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। तो आपको पता ही है। फिर आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में देखिए क्या कह रहा है, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, तब उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है हमारे भारतीय संविधान में। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अब आप देखते ही हैं टीवी सीरियल में जब क्या है कोई व्यक्ति किसी को पकड़ने के लिए जाता है पुलिस वाला, तो क्या है अरेस्ट वारंट लेकर जाना पड़ता है। कहते हैं बिना अरेस्ट वारंट के आ गए। अरेस्ट वारंट कहाँ है, कारण बताना होगा। ये नहीं कि आप पुलिस इंस्पेक्टर बन गए और आपको अपनी पुरानी दुश्मनी किसी से निकालनी है तो चले गए कि ना चलो हिरासत में ले लिया है तुमको पुलिस स्टेशन। ठीक है। देन 24 घंटे के भीतर उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद हुआ है, आपने उसकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी, पुलिस उसको केवल 24 घंटे तक ही क्या है जेल में रख सकती है। आगे क्या है आपको और उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर क्या है दंडाधिकारी के समक्ष क्या है प्रस्तुत होना पड़ेगा। वहाँ पर दोनों की बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को परखा जाएगा, कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा सही है। उसके बाद क्या है दंडाधिकारी क्या है अपना फैसला सुनाएगा। ठीक है। हाँ, मान लीजिए अगर आपने प्रूफ के साथ पुरुष को इंतहा किए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए किसी लड़की को कोई लड़का परेशान करता है तो उसने शिकायत कर दी, पुलिस क्या है 24 घंटे के लिए पकड़ेगी। अब अगर उसके पास प्रूफ है इस बात का तो पुलिस ही फैसला कर सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रूफ नहीं है तो फिर केस होगा दोनों में, तो फिर जो निर्णय होगा वो
सुनाएंगे, ठीक है न्यायाधीश। फिर जो भी व्यक्ति है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। जिसको रुका गया है, ठीक है, जिसको पकड़ा गया है उसे क्या है, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो ये हो जाता है आपका समता या समानता का अधिकार पहले नंबर का, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे नंबर का। चलिए अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। तो अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। शोषण के विरुद्ध अधिकार में केवल दो ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो 23 से लेकर 24 तक है। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के बारे में तो आपको पता ही है, किसी का शोषण करना, ठीक है, कोई मतलब जानते हैं आप शोषण का मतलब। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है इसमें अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है, किसी भी मानव का व्यापार करना या बालकों से श्रम कराना, ठीक है, या उनसे अत्यधिक उनका शारीरिक शोषण करना। देखिए इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि किसी भी इंसान की खरीदी करना, उसको बेचना, जबरदस्ती श्रम लेना, ये सब क्या है, विधि का उल्लंघन है, और ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा कहीं पर भी कुछ भी पाया जाता है तो आपको उसके लिए क्या है, सजा हो सकती है, ठीक है। या फिर बेगारी करवाना। बेगारी का मीन्स जानते हैं, ये कई बार लोगों को पूछना रहता है कि बेगारी आखिर क्या होता है। तो बिना पैसे देकर जबरदस्ती काम कराने की जो प्रथा है उसको बेगारी प्रथा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को आपने उसके श्रम का मूल्य नहीं दिया और उससे काम कराया जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, बेगारी प्रथा कहते हैं, जो कि अंग्रेज शासन के समय में क्या थी, बहुत आम थी, लेकिन वर्तमान में आज ये भारत में कहीं भी नहीं है। तो बेगारी कराना, ये सब क्या है, एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 23 में ये वाली बात की गई है। देन अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को कारखानों में, फैक्ट्रियों में इत्यादि अन्य जगहों पर श्रम करवाना क्या है, निषेध है। ऐसा श्रम जो कि उनके शरीर के लिए हानिकारक हो, निषेध है, ठीक है। अगर कोई करवाया, अगर किसी के तहत किसी को कोई ऐसा बच्चा पाया गया तो वहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 23 में मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, और 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के। आइए अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। चलिए तो अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब तो आप जानते हैं, किसी भी धर्म को मानने की, उसकी उपासना करने की, या अपने अपने धर्म के अनुसार धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। तो पहला प्रश्न तो आपके OTP के लिए एक यही बनेगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब देखिए वर्ड पकड़िए, अंतःकरण का मतलब क्या होता है, अंतःकरण का मतलब होता है मन, यानी कि आप किसी भी धर्म को अपने मन से मान सकते हैं, अंतर्मन में उसकी उपासना कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी आपका धर्म है उसके अनुरूप भाव आचरण कर सकते हैं। ये आपको क्या है, स्वतंत्रता है। इसके अलावा आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको मान सकता है, ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार धार्मिक आचरण कर सकता है। अब जैसे कि मोमडम्स लोग होते हैं, उन लोगों में क्या है, मुहर्रम निकलते हैं, तो मुहर्रम निकलते वक्त क्या है, कुछ लोग उसके नीचे से निकलते हैं, कहते हैं कि इससे क्या होती है, ईश्वर की कृपा होती है उन पर।
तो ये क्या है, उनका एक अपने अपने धर्म का धार्मिक प्रचार करने का तरीका है, इसके लिए उनको रोक नहीं सकते। हिंदू लोगों में भी कई लोग सत्संग, प्रवचन इत्यादि के पोस्टर करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये क्या है, उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, जैसे कि अपने धर्म के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, उनका पालन पोषण करना, ठीक है, या उनका स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार क्या है उनके पास होता है, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, उन्हीं का आधिपत्य है, और उनको चलाने का जो अधिकार है वो क्या है, उनको दिया जाएगा, ठीक है, या अब ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, आपका धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। फिर आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में देखिए क्या लिखा हुआ है, विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय कर देने के लिए बाध्य नहीं। इसका मतलब ये है कि देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आय का एक निश्चित हिस्सा किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय की उन्नति में क्या करता है, व्यय करता है, ऐसे व्यक्ति को आप कर देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय की उन्नति के लिए व्यय करता है, तो आप उसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 28। इसमें कह रहा है, राज्य विधि से पोषित शिक्षण संस्था, यानी कि ऐसी शिक्षण संस्था जिसका पालन पोषण राज्य के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है, राज्य उसका क्या देख रहा हो, स्वामित्व देख रहा हो, ऐसी संस्था में क्या है, किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, या उस शिक्षण संस्था में छात्रों को किसी भी प्रकार के धर्म उपदेश को सुनने के लिए या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। पहली बार अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अपने आय का एक हिस्सा व्यय करता है, तो उस व्यक्ति को आप क्या है, कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य के अधीन कोई भी ऐसी शिक्षण संस्था जिसका पालन पोषण राज्य करता हो, में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या फिर उस शिक्षण संस्था में छात्रों को किसी धर्म उपदेश को सुनने, ठीक है, या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार या संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में। देखिए, जो संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है, जिसमें कहा गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है, ये अपनी पसंद की क्या है, शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है, उसका प्रशासन देख सकता है, उसका कार्य इत्यादि कर सकता है, ठीक है। और उस शैक्षणिक संस्था को चलाने के लिए सरकार से अनुदान की मांग भी कर सकता है। सरकार उसको अनुदान देगी और देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में ये वाली बात कही गई है। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और इस अधिकार को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा की क्या है, संज्ञा दी गई है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकार है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी, कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। अब देखिए, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें ये वाली बात कही गई है कि
उपयुक्त पांचों अधिकारों में से किसी भी एक अधिकार का क्या है, सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्या है, हनन किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध क्या है, वह व्यक्ति जिसके अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है वह सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, अपील कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई प्रकार के क्या है, लेख जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए लेख होते हैं। ठीक है, तो द्वारकी से देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है, उसका प्रशासन एवं कार्यभार देख सकता है। इसके अलावा उस शिक्षण संस्था को चलाने के लिए सरकार से अनुदान की मांग कर सकता है। ठीक है, और सरकार जो है उसको अनुदान देगी और अनुदान देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29। 6वें नंबर पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान की आत्मा इसको कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। उपयुक्त पांचों अधिकारों में से किसी भी एक अधिकार का सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाता है, तो वो व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई प्रकार के लेख जारी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। और सातवां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो तो हमारे भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटा ही दिया गया था। तो ये हो जाते हैं आपके पूरे के पूरे मौलिक अधिकार कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको मौलिक अधिकार जो कि हमारे द्वारा आपको पढ़ाए गए पसंद आए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दिया कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कर कर हमको ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। कुछ भी समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ लिया करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मैं मिलूँगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।